हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.2 का भाग 2 वाला वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 7.2 का भाग 1 वाला वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल कराया है। आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से लेके आगे सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर हमें 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, हमको इसे इसी क्रम में लेना है और एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं बोल रहे हैं ये, और इसमें जो x और y आए हैं इसके मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है। इसमें 4 बिंदुओं को हमने क्रम से दिए हैं और जिस तरह से वहाँ निर्देशांक दिया है उसी क्रम से हमने चारों बिंदुओं को दिए हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहला वाला बिंदु है इसको मैं इसके निर्देशांक को x1 y1 नाम दे रहा हूँ, और जो सेकंड वाला है उसको x2 y2, और जो तीसरा वाला निर्देशांक है उसको x3 y3 नाम दे रहे हैं, और जो चौथा वाला बिंदु है उसको x4 और y4 इस तरह से हम क्रम से नाम दे रहे हैं। अब हमें इसमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब समान समान दूरी पर विभाजित होते हैं। तो हम इनके विकर्णों को भी मिला ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विकर्णों को मिला दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो बीच में बिंदु एक मिल रहा है P, तो ये दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु रहेगा। हमने यहाँ पर लिख लिए समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब जो बिंदु P है दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। अब मैंने इसके बेसिक नॉलेज वाले वीडियो में मध्य बिंदु निकालने के लिए या मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया है। देख सकते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है। यदि x का निर्देशांक निकालना हो तो x1 प्लस x2 पूरे के बटे 2 और y का निकालना हो तो y1 प्लस y2 पूरे के बटे 2। जैसे यहाँ पे x1 y1 मान होंगे और x2 y2 मान होंगे, तो इन्हीं दोनों से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हम बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए A और C से और B और D इन दोनों से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे हमारा x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इन दोनों से हम x1 y1, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं हम A और C बिंदु देखेंगे यदि, तो x1 और x3 ये वाला लेंगे और इसी तरह से y1 और y3 लेंगे। या यदि हम b और d यदि देखेंगे तो यहाँ से x2 और x4 देखेंगे, इसी तरह से y2 और y4 वाला देखेंगे। इन दोनों के बीच का ये बिंदु रहेगा और इन दोनों के बीच का ये बिंदु रहेगा। तो अभी हमने मध्य बिंदु P के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक के लिए x का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा लेते हैं कैपिटल X का। यदि हम A और C में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x3। यहाँ पर देख सकते हैं ये है x1 और ये है x3, तो x1 प्लस x3 पूरे के बटे 2, x1 प्लस x3 पूरे के बटे 2। और यहाँ पर देख सकते हैं ये यदि हम ये वाली रेखा देखेंगे तो इसमें भी x आ रहा है, तो यहाँ से x2 और x4 आ रहा है, तो ये भी हम इसी के बटे में रखेंगे, ये भी कैपिटल X का ही मान होगा। तो यहाँ से x2 प्लस x4 पूरे के बटे 2, ये दोनों मान हम एक दूसरे के बराबर रखेंगे। दोनों के निर्देशांक से x कैपिटल X का ही मान आएगा। सेम इसी तरह से हम y वाले के लिए भी इसी तरह से करेंगे। तो पहले हम x वाला मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम y वाला मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम x1 का मान देख ले रहे हैं। x1 का मान है हमारे पास 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 धन, और x3 का मान हमारे पास है x और पूरे के बटे में है 2 बराबर, x2 का मान है हमारे पास 4 प्लस, और x4 का मान है हमारे पास 3 और पूरे के बटे 2। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यदि हम 2 को इस तरह पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे 1 धन x और ये 2 जाएगा इधर गुणा में,
और पूरे के बटे में है 2 बराबर, यहाँ 4 और 3 जोड़ देंगे तो 4 और 3 यहाँ हो जाएगा 7। तो यहाँ से देखेंगे 2 से तो 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ बच रहा है 1 धन x बराबर 7। धन 1 को हम इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ x बराबर 7 ऋण 1 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 6। ये आ चुका है हमारा x का मान। इसी तरह से अभी हमने यहाँ कैपिटल X का मान रखे थे, इसी तरह से सेम अब हम कैपिटल Y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम Y वाला मान देख ले रहे हैं। कैपिटल Y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ से देख सकते हैं y1 और y3 पूरे के बटे 2। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं y1 प्लस y3 पूरे के बटे 2। इसी के बराबर में अब हम इन दोनों से भी मान देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे y2 और y4 आ रहा है, तो इनको भी हम बटे में रखेंगे y2 प्लस y4 पूरे के बटे 2। यहाँ पे अब हम मान रख ले रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे y1 का मान है हमारे पास y1 का मान यहाँ से देखेंगे 2 है, और y3 का मान है 6। तो यहाँ पर रखेंगे 2 धन 6 पूरे के बटे 2 बराबर, सेम y2 और y4 के मान देखेंगे तो y2 का मान है y और y4 का मान है 5। तो यहाँ रखेंगे y धन 5 पूरे के बटे 2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी नीचे से नीचे का यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर के ये दोनों 6 और 2 को हम जोड़ दे रहे हैं, तो 6 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 8 बराबर, इस तरफ में बचेगा y धन 5। नीचे से 2 यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं, तो अब धन 5 को हम इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो धन 5 इस तरफ आके ऋण 5 हो जाएगा बराबर में बचेगा y। तो 8 में से 5 हम यदि घटा दें तो यहाँ बचेगा 3, जो कि आ चुका है y का मान। तो देख सकते हैं हमारा x और y दोनों के मान आ चुके हैं। x का मान आया था 6 और y का मान आया है 3। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे हमें एक बिंदु A के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। बिंदु A के निर्देशांक हमें नहीं दिया है, और AB जो है वृत्त का व्यास है, और जिसका केंद्र के निर्देशांक हमें दिया हुआ है, और बिंदु B के निर्देशांक हमें दिया हुआ है। A के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो आइए देखते हैं। देखेंगे इस तरह से प्रश्न नंबर 7 में हम एक वृत्त बना ले रहे हैं और यहाँ पे एक व्यास बना ले रहे हैं। AB जो है वृत्त का व्यास हो गया। जो बिंदु A है इसके निर्देशांक हमें नहीं दिया हुआ है। बिंदु B के निर्देशांक हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 और 4। ये बिंदु B के निर्देशांक है। जो केंद्र है उसको हमने P नाम दिए हैं। इसका भी निर्देशांक हमें पहले से दिया हुआ है 2 और ऋण 3, इसके निर्देशांक दिया हुआ है। जो बिंदु A है इसके निर्देशांक हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसके निर्देशांक को हम मान ले रहे हैं x1 y1। ये बिंदु A के निर्देशांक हो गए। ये वाला जो निर्देशांक है इसको हम xy मानते हैं, और ये जो निर्देशांक है इसको x2 y2 मानते हैं। तो अभी हम यहाँ पर x1 y1 के मान लिख ले रहे हैं। तो बिंदु A से जो x1 y1 के मान आएंगे तो ये तो वही रहेंगे x1 y1, ये तो हमें ज्ञात करना है। बिंदु B से देख ले रहे हैं x2 और y2 के मान। x2 और y2 के मान बिंदु B से रहेंगे 1 और 4, और जो P के जो निर्देशांक है केंद्र P से हम कैपिटल X और कैपिटल Y के मान निकालेंगे। तो केंद्र P में देखेंगे 2 और ऋण 3 है, ये कैपिटल X और कैपिटल Y के मान ये निकलेंगे केंद्र से, और ये बिंदु B से x2 y2 के मान, और A से जो है x1 y1 के मान हमें नहीं पता है। तो इतने चीज हम पहले से लिख ले रहे हैं। अब जो केंद्र है P, ये पूरे AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो वही फिर से हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए। यहाँ पर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो कैपिटल X बराबर होता है x1 प्लस x2 पूरे के बटे 2, और कैपिटल Y बराबर होता है y1 प्लस y2 पूरे के बटे 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं x1 और x2 के मान, x1 का मान तो x1 ही रखेंगे और x2 का मान रखेंगे हम 1। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं x1 का मान x1 ही रहेगा, प्लस x2 का मान रखेंगे 1 और पूरे के बटे में रखेंगे 2,
और जो कैपिटल X का मान है ये हम रखेंगे केंद्र वाले मान से, यानी कि यहाँ पर भी रखना है 2। अब यहाँ पर इस तरफ में देखेंगे कैपिटल Y का मान है हमारा केंद्र वाले मान से -3 रखेंगे, बराबर y1 का मान देखेंगे, y1 का मान तो y1 ही रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे y1 प्लस y2 का मान देखेंगे, y2 का मान है हमारे पास 4 और पूरे के बटे रखेंगे 2। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, ये 2 जाएगा इस तरफ पक्षांतर होके गुणा में, तो 2 और 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, बराबर में बचेगा x1 प्लस 1। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 2 का पक्षांतर करेंगे तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऋण चिन्ह भी साथ में आएगा, बराबर y1 प्लस 4। इस तरफ से हम धन 1 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ माइनस में आएगा, तो 4 ऋण 1 बराबर x1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 4 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3, तो x1 का मान आ चुका है हमारा 3। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ से हम धन 4 को इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ आके ऋण 4 हो जाएगा, बराबर में y1 बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे ऋण ऋण ये जुड़ जाएगा तो 6 और 4 10 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा, तो ये हमारा y1 का मान आ चुका है। इसका मतलब x1 y1 के मान आ चुके हैं जो हमने माने थे बिंदु A के निर्देशांक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 बराबर 3 और ऋण 10, 3 और ऋण 10 ये दोनों इसके निर्देशांक आ चुके हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रश्न नंबर 8 है, ये भी अधिकतर एग्जाम में आता है। यहाँ देखेंगे बिंदु A और B के निर्देशांक हमें पहले से दिया है, बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो रेशो दिया हुआ है AP और पूरे AB का रेशो दिया है अनुपात 3:7, तो यहाँ पे हम इससे भी हल करेंगे, और P रेखाखंड AB पर स्थित है, इस टाइप से दिया है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हमें प्रश्न नंबर 8 में AB एक रेखाखंड दिया है, A और B के निर्देशांक दिया हुआ है, P यहाँ पर कहीं स्थित है जिसमें इसका अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बिंदु A से x1 y1 और x2 y2 के निर्देशांक लिख ले रहे हैं। तो A से देखेंगे हम यहाँ पर ऋण 2 और ऋण 2 इस तरह से दिया है, तो x1 y1 के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे ऋण 2, और जो B के निर्देशांक दिया है 2 और ऋण 4, तो इससे x2 y2 के निर्देशांक हो गए हमारे 2 और ऋण 4। अब यहाँ पे जो बिंदु P है, यहाँ पर देखेंगे एक रेशो दिया हुआ है हमें, यानी कि AP बराबर दिया हुआ है 3/7 AB, इस तरह से दिया हुआ है। हम यहाँ से AB को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाएगा भाग में, यानी कि AP के बटे AB बराबर हो जाएगा 3/7। तो AP का रेशो देखेंगे 3 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का रेशो 3 दिया हुआ है, और पूरे AB का रेशो दिया हुआ है 7। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे AB का रेशो है 7 और यहाँ से यहाँ तक का मान है 3। तो ये PB का मान हम कैसे निकालेंगे? पूरे 7 में से ये 3 को हम माइनस कर देंगे। इसको हम रफ में समझ लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये पूरे AB का मान हमें दिया हुआ है 7, ये है A और ये है B। पूरे AB का मान दिया है 7 और यहाँ से यहाँ तक पूरे AP का मान दिया हुआ है 3। तो PB का मान हम कैसे निकालेंगे? 7 में से हम 3 को घटा देंगे तो इतने वाले पार्ट का मान आ जाएगा 4। तो हम PB का भी रेशो निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 4। तो अभी हम यहाँ पर PB का मान निकाल कर देख लेते हैं। या PB का मान कैसे निकालेंगे? पूरे 7 में से हम 4 को घटा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी 7 में से 3 को घटा देंगे। 7 में से यदि हम 3 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4। तो PB का रेशो भी आ चुका है हमारा 4। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः AP के बटे PB बराबर हो जाएगा 3/4। ये पूरा रेशो हो सकता है। देख सकते हैं AP का मान था 3 और PB का मान अभी हमने निकाले 4। तो AP बटे PB का अनुपात आ गया 3:4। तो अब हमें यहाँ पे अनुपात भी पता चल गया 3:4। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अनुपात M1:M2 बराबर 3:4। ये अनुपात भी हमें पता चल गया। x1 y1 x2 y2 के मान भी पता चल गए। अब हम सीधे से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बिंदु P के निर्देशांक। यहाँ पर हमारे पास दोनों के निर्देशांक के लिए x और y का फॉर्मूला है। हम यहाँ पे M1 और M2 x1 x2 के मान रख ले रहे हैं।
तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा m1 का मान है हमारे पास 3 और x2 का मान है हमारे पास 2 प्लस m2 का मान है 4 और x1 का मान है हमारे पास -2 पूरे के बट्टे 3 धन 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह से y के लिए भी रखेंगे तो m1 का मान है हमारे पास 3 और y2 का मान है हमारे पास -4 प्लस m2 का मान है 4 और y1 का मान है हमारे पास -2 पूरे के बट्टे 3 धन 4। यहाँ से हम देख सकते हैं 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 पूरे के बटे 4 और 3 यहाँ 7 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा और यहाँ पर ऋण चिन्ह है इसलिए यहाँ सामने ऋण चिन्ह जाएगा। प्लस माइनस का यहाँ पर भी माइनस होगा 4 दूनी 8 पूरे के बटे 7 हो जाएगा। यहाँ 8 में से हम 6 को घटा दे रहे हैं तो -2 आएगा बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह और पूरे के बटे 7 और यहाँ से ऋण ये जुड़ जाएगा तो y बराबर 12 और 8 यहाँ हो जाएगा 20 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो अब यहाँ पे कटेगा नहीं तो हमारे x और y के मान आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं अतः बिंदु P के निर्देशांक xy बराबर -2/7 और -20/7। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर हमें a और b के निर्देशांक दिया हुआ है और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड यानी कि AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हमें इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं बिंदु A के निर्देशांक हमें दिया हुआ है, बिंदु B के निर्देशांक भी दिया हुआ है। हमने यहाँ बीच में 3 बिंदु अलग से लिए हैं जो तीनों यानी AB रेखाखंड को बराबर बराबर 4 भागों में विभाजित कर रहा है। देख सकते हैं तो सभी के अनुपात यहाँ पर समान रहेंगे। तो यहाँ पे अनुपात 1:1:1 सभी जगह समान रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीच वाले बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे क्योंकि हमारे पास मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम पहले x1 y1 के मान लिख ले रहे हैं। x1 का मान यहाँ हो जाएगा -2 और y1 का मान यहाँ हो जाएगा 2। इसी तरह से x2 और y2 के मान लिख ले रहे हैं 2 और 8 यहाँ पे मान हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे जो इन दोनों के बीच में है। तो मध्य बिंदु Q के निर्देशांक इस तरह से हम लिख ले रहे हैं मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। इसके लिए सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 पूरे के बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 पूरे के बटे 2। तो हम यहाँ पे इस x के लिए फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। x1 का सूत्र है यहाँ पे -2 धन और x2 का मान है यहाँ पर 2 पूरे के बटे है 2। सेम ऐसे ही y के लिए y1 प्लस y2 यानी कि 2 धन 8 पूरे के बटे 2। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 2 में से 2 घटा देंगे तो ये बचेगा 0 के बटे 2 और यहाँ 8 और 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के बटे 2। तो यहाँ 0 से यदि 2 से यहाँ 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा और 2 से 10 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब Q के निर्देशांक आ गए। Q के निर्देशांक 0 और 5 0 5 ये आ चुके हैं Q के निर्देशांक। इसी तरह से अब देख सकते हैं Q के निर्देशांक हमारे निकल चुके हैं। तो अब हम A और Q के बीच में देखेंगे बिंदु P है तो इसमें भी हम मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं A व Q का मध्य बिंदु P है। जैसे ये A और Q लिए हमने तो A और Q का मध्य बिंदु P आ गया। तो यहाँ से हम x1 y1 का मान ले रहे हैं और यहाँ से x2 y2 का मान ले रहे हैं। x1 का मान यहाँ पर हो जाएगा -2 और y1 का मान हो जाएगा 2। इसी तरह से x2 का मान यहाँ हो जाएगा 0 और y2 का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा ले रहे हैं जो बिंदु P के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक के लिए यहाँ पर हम फार्मूला होगा x और x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 पूरे के बटे 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 पूरे के बटे 2। ये वाला पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ x का मान रख दे रहे हैं हम। x1 का मान हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 0
पूरे के बटे 2, और y का मान देखेंगे, y1 का मान है यहाँ पर 2 और y2 का मान है 5, तो 2 धन 5 पूरे के बटे 2। तो यहाँ पर 2 और 0 को यहाँ पर घटाएंगे तो x बराबर ऋण 2 के बटे 2 हो जाएगा। और सेम ऐसे यहाँ पे 5 और 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के बटे 2। 2 से तो 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो x बराबर यहाँ बचेगा ऋण 1 और यहाँ y बराबर बचेगा 7 के बटे 2। तो ये हमारा p के निर्देशांक आ चुके हैं। p के निर्देशांक ऋण 1 और 7 के बटे 2। तो एक आंसर ये भी हो चुका है हमारा। अब हमारे पास देख सकते हैं जो बिंदु R है इसके अब निर्देशांक बचे। हमने P और Q के भी निकाल चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर Q और B इन दोनों के बीच के देखेंगे। मध्य बिंदु है R, तो Q व बीच का मध्य बिंदु R, इस तरह से हम लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से Q व B का मध्य बिंदु R है, इसलिए हम मध्य बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 के मान हो जाएंगे। तो यहाँ से हम सीधे लिख ले रहे हैं मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 पूरे के बटे 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 पूरे के बटे 2। तो x बराबर यहाँ x1 और x2 देखेंगे 0 और 2 है, तो हो जाएगा 0 धन 2 पूरे के बटे 2। और y बराबर देखेंगे y1 प्लस y2 यानी कि 5 और 8 है, तो हो जाएगा 5 धन 8 पूरे के बटे 2। तो यहाँ से हम 0 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 के बटे 2। सेम ऐसे यहाँ पे 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 यहाँ हो जाएगा 13 के बटे 2। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और y बराबर यहाँ पर तो ये नहीं कट रहा है तो 13 के बटे 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बिंदु R के निर्देशांक आ चुके हैं। बिंदु R के निर्देशांक 1 और 13 के बटे 2। तो ये हमारा तीसरा निर्देशांक भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे इसमें अब प्रश्न नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसमें हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके 4 बिंदुओं के शीर्ष दिए हुए हैं। यहाँ पे उसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। मतलब हमें विकर्णों के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, फिर उनका गुणा करके 1/2 से गुणा कर देंगे या आधा कर देंगे उसका, तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से प्रश्न नंबर 10 में हम एक समचतुर्भुज बना ले रहे हैं। हमने उसको A B C D इस तरह से क्रम से नाम दे दिए हैं। बिंदुओं के निर्देशांक भी यहाँ पे हमने दर्शाए हैं। अब हम क्या करें, यहाँ से विकर्णों को हम मिला लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर विकर्णों को मिला लिए हैं। अब हम क्या करें, AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। उसी तरह से BD के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो हमारे विकर्णों की दूरी निकल जाएगी। तो हम विकर्णों का उसमें गुणा कर सकते हैं जैसा कि फॉर्मूला प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले A और C के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर AC विकर्ण के लिए दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान ले रहे हैं। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं x1 y1 बराबर 3 और 0 हो जाएगा और x2 y2 बराबर हम लिख ले रहे हैं ऋण 1 और 4। तो हम इसके बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला लगा ले रहे हैं AC के बीच की दूरी। तो AC विकर्ण के बीच की दूरी के लिए हम दूरी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो दूरी वाला फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हम x1 और x2 का मान रख ले रहे हैं। x2 का मान देखेंगे हमारे पास है ऋण 1 ऋण और x1 का मान है 3 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान है हमारे पास 4 ऋण और y1 का मान है 0 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों को घटा ले रहे हैं तो ऋण ऋण तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा ऋण 4 और पूरे का वर्ग प्लस 4 में से 0 घटाएंगे तो ये भी बचेगा 4 पूरे का वर्ग। तो 4 का ऋण का वर्ग करेंगे तो धन ही होगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा 16। अब हम यहाँ पर 16 और 16 को जोड़ दे रहे हैं तो 16 और 16 यहाँ पे हो जाएगा 32। तो ये हो गया हमारा AC का मान। अभी हम इसको यहीं रोक ले रहे हैं। अब हम देखते हैं एक विकर्ण का मान तो आ चुका है AC का। अब हम दूसरे विकर्ण BD के लिए निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं पुनः विकर्ण BD के लिए x1 y1 और x2 y2 के मान हम देखेंगे यहाँ से।
तो देखेंगे ये है विकर्ण बी डी। तो यहाँ से हम बी और डी में किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो हम इसी को मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x1 y1 हो जाएगा ऋण 2 ऋण 1। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं ऋण 2 ऋण 1 और x2 y2 मान ले रहे हैं 4 और 5 को। तो ये हो जाएगा 4 और 5। अब हम यहाँ पर दूरी के लिए फॉर्मूला लगा ले रहे हैं विकर्ण बी डी के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे विकर्ण बी डी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला हमने दूरी वाला लगाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं x2 का मान है हमारे पास 4, फिर ये ऋण, और x1 का मान है ऋण 2। तो ये ऋण और ये ऋण, दोनों ऋण का हम यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। तो ऋण का यहाँ हो जाएगा धन और मान आ जाएगा 2 और पूरे का यहाँ वर्ग हो जाएगा प्लस y2 का मान है हमारे पास 5, ये ऋण, और y1 का मान देखेंगे यहाँ पर ऋण 1 है। ये ऋण और ये ऋण का गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा धन और मान रख लेंगे 1, पूरे का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये ऋण वाला ध्यान देके करना है। हमने यहाँ के ऋण और ये ऋण का यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। 4 और 2 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 और 2 यहाँ हो जाएगा 6 पूरे का वर्ग प्लस 5 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 पूरे का वर्ग। अब हम 6 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पर भी 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 36 को हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। तो 36 और 36 यहाँ हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा करनी 72। तो ये हमारा विकर्ण बी डी का मान आ चुका है। अब हम डायरेक्ट समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं जो हमें प्रश्न में फॉर्मूला दिया हुआ है। इस तरह से हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये फॉर्मूला प्रश्न में दिया हुआ है। तो 1/2 गुणा विकर्ण देख सकते हैं हमारे पास एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD। दोनों का यहाँ हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा AC का मान है हमारे पास करनी 32 गुणा और BD विकर्ण का मान है हमारे पास करनी 72। अब यहाँ पर हम करनी 32 और करनी 72 दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ 1/2 गुणा एक साथ करनी लगेगी और करनी के अंदर 32 और 72 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 गुणा 32 और 72 का हम गुणा भी निकाल सकते हैं या तो फिर गुणनखंड करके इसके जिसकी जोड़ी बनेगी उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 32 और 72 के गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हम 32 का यहाँ पर इस तरह से गुणनखंड निकाल ले रहे हैं और 72 का भी इस तरह से हम गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। देखेंगे जिसकी जोड़ी बनेगी वो करने से बाहर चले जाएगा। तो अभी हम 32 के गुणनखंड लिख ले रहे हैं। 32 में 2 यहाँ पर देखेंगे 5 बार आया है और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 3 बार आया है और 3 आया है 2 बार। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। अब हम देखेंगे किसकी जोड़ी बन रही है वो करनी से बाहर चले जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 की जोड़ी बन रही है, ये एक बार करनी से बाहर जाएगा। यहाँ पे फिर 2 की जोड़ी बनी, ये करनी से बाहर जाएगा। फिर यहाँ पर ये 2 की जोड़ी फिर बन रही देखेंगे तो फिर ये 2 भी करने से बाहर जाएगा। फिर यहाँ पर ये 2 और ये 2 इसकी भी जोड़ी बन रही है तो ये भी करने से बाहर जाएगा। ये 3 की भी जोड़ी बन रही तो ये 3 भी करने से बाहर जाएगा। मतलब करने के अंदर कोई भी नंबर नहीं बचे हैं। अब हम यहाँ के 1 2 से ये 2 को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब जो संख्या बची है उनका हम सबका गुणा कर दे रहे हैं। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। मतलब यहाँ पर 24 और यहाँ इकाई तो नहीं दिया था तो हम मात्रक लगा सकते हैं जो भी इकाई होगी। तो यहाँ और वर्ग लगा सकते हैं यहाँ पे या वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया है 24 वर्ग मात्रक। देख सकते हैं ये यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। मतलब ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।